नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,37,783 कोरोना टेस्ट किए गए और इस अवधि में 174 नए संक्रमित सामने आए, जबकि 254 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.1% से भी कम स्तर पर आ चुकी है, जबकि रिकवरी दर 98.5% से बेहतर हो रही है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस घटकर 2,946 रह गए हैं। 1,810 लोगों का इलाज अभी होम आइसोलेशन में हो रहा है। प्रदेश में अब तक 5,75,00,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में अफसरों को आदेश दिया कि देश के अनेक राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वेरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राम वन गमन मार्ग के बन जाने पर धार्मिक आस्था के केंद्र अयोध्या और चित्रकूट आपस में सड़क के जरिए जुड़ जाएंगे। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि 210 किलोमीटर लंबा राम वन गमन मार्ग अयोध्या से शुरू होकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मंझनपुर, राजापुर होते हुए चित्रकूट तक जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ने के लिए प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग के निर्माण के लिए जो जमीन ले ली गई है, उसके मुआवजा और अलाइनमेंट जैसे बाकी काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के जो विवाद था उसका अंत हो चुका है। रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और बन रहा है। उसको लेकर के देश और दुनिया के सभी राम भक्तों में खुशी की लहर है। अब भगवान श्री राम की लीला भी सब लोग देखना चाहते हैं और वह लीला अगर देखना चाहते हैं तो अयोध्या से जब भगवान श्री राम वन यात्रा शुरू करते हैं तो वह वन यात्रा में उनकी संपूर्ण लीला के दर्शन होते हैं। तो राम वन गमन मार्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम है और उस महत्वपूर्ण काम को लेकर के पहले से भी हम तैयारी कर रहे थे और उसको लगभग अब अंतिम रूप दिया गया है। कल हम उसका प्रेजेंटेशन भी एक विभागीय बैठक के आधार पर लेने वाले हैं। गमन मार्ग वो तो सीधे बनता है, लेकिन उसके आसपास में जो भगवान राम की लीला से जुड़े हुए स्थान हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे, जिससे अगर कोई भक्त भगवान श्री राम की वन यात्रा के मार्ग में जो लीलाएं हैं उनको देखना चाहता है तो उत्तर प्रदेश की सीमा में जो है उसको हम बनाएंगे, उसको चमकाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के बाद अगर राम वन गमन मार्ग में भगवान राम की लीला भी कोई भक्त देखना चाहेगा तो उसको सुगम रास्ता उपलब्ध। ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो NH डिवीज़न है उसके माध्यम से ये प्रक्रिया आगे चल रही है और भारत सरकार का जो केंद्रीय सड़क मार्ग मंत्रालय है उसके माध्यम से इस पर प्रयास हो रहा है। और आगे की यात्रा मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और आगे जहाँ पर भी कुछ बकाया होगा, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम की लीला को देखने वाले मार्ग का निर्माण, मैं माननीय गडकरी जी से भी निवेदन किया हूँ कि उन भगवान की लीला का मार्ग जो है वह लीला उनकी कम से कम रामेश्वरम तक की दिखाने का काम हम हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। तो निवेदन किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरी भगवान श्री राम के वनगमन का जो मार्ग है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी मौसम अपना रंग बदलने लगा है। हाल ही में हुए जिला अध्यक्ष के चुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी जब जब पीछे जाती है तो ऐसे आरोप लगाती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ये श्री अखिलेश यादव जी लंबी लंबी हाँकते हैं और जब चुनाव में पीछे चले जाते हैं तो या तो चुप हो जाते हैं,
जब चुनाव में हारने लगते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता तो केवल 20 जिलों में 21 जिलों में ही क्यों, तब तो सभी 75 जिलों में हम अगर प्रशासन का दुरुपयोग करते तो सपा कैसे जीत जाती इटावा निर्विरोध। तो ये तो फर्जी आरोप हैं, इस आरोप में कोई दम नहीं है। सपा चुनाव हार रही है और सपा ने पंचायत चुनाव में कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल की है। हाँ, 10-12 जिलों में 15 जिलों में कुछ हमारी सपा के साथ टक्कर है और उस टक्कर को भाजपा ज़बरदस्त तरीके से गंभीरता से ले रही है, उस चुनाव को लड़ रही है। हाँ भी चुनाव हो रहे हैं, भाजपा मजबूती से लड़ रही है, हमारे अध्यक्ष बने इसके लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं। लेकिन जैसा सपा ने अपने शासनकाल में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था, भाजपा में नहीं हो रहा है, ना हम कर रहे हैं ना हम करेंगे। लेकिन हम लोगों के समर्थन के आधार पर जीतेंगे, क्योंकि हमारे या तो अधिकृत उम्मीदवार या तो निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हैं वो भाजपा के साथ। इस तरह की देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून का शासन समाप्त हो गया है, वहाँ टीएमसी के गुंडों का पूरा कब्जा हो गया है, आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। जिसने भाजपा का झंडा लगाया था उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया है उनको धमकाने, उनके घर में तोड़ फोड़ करने, लूटपाट करने की अनेकानेक घटनाएं पूरे देश को चिंतित करती हैं। और कई बार चाहे माननीय उच्च न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से और चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से ये आगाह किया गया है कि भाई जो भी मुख्यमंत्री होता है उसमें ऐसा नहीं कि लोकतंत्र है तो जिसको वोट देने का अधिकार है वो किसी को दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता है। इस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है ट्विटर को नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कार्रवाई उसके लिए जो भी आईटी के हमारे सरकार के नियम है उसके अनुसार होंगे। जो एफआईआर हो रही है उसकी विवेचना होगी, जो उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्विटर को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि वो भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करे। ट्विटर को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक करे या भारत के किसी नागरिक के अकाउंट को ब्लॉक करे, और इसलिए ब्लॉक करे कि उनकी अपनी खुन्नस हो। हमें लगता है कि इनको जो एक नियम है भारत के अंदर कानून है उसका पालन करना चाहिए। ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में अब ड्रोन के सहारे हिंदुस्तान को निशाना बनाने में लगा हुआ है। हालांकि भारत पाकिस्तान की इस हरकत के बाद इस समय अलर्ट मोड पर है और आगामी रणनीति में जुटा हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सेना इसका बड़ा जवाब दे, लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो खतरा अभी बना हुआ है। इसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि एक तरफ तो पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। भारत को जल्दी एंटी ड्रोन सिस्टम लगा देना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये जो पाकिस्तान और चीन जो हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, ये हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने देंगे। और अब इन्होंने एक तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और दूसरी तरफ से अब ये ड्रोन्स आ रहे हैं। अब ड्रोन्स ये कहेंगे कि जी हम तो कर नहीं रहे, पता नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं कोई। तो उसकी आड़ में हो क्या रहा है, ये रिकॉनेसेंस चल रही है। ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये रिकॉनेसेंस चल रही है ड्रोन्स के साथ। आप देखिए, जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो सारी आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर से ही चल रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और जितनी जल्दी हम एंटी ड्रोन सिस्टम जहाँ पे लगा लें उतना अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई बड़ा और। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट बंद होने पर साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया साइट्स की मंशा सही नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि जो कानून बनाए गए उनके आधार पर ट्विटर पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सारे आपत्तिजनक कंटेंट या अकाउंट्स के खिलाफ वो एक्शन लें। अगर वो सिलेक्टेड एक्शन ले रहे हैं इसका मतलब उनकी मंशा ठीक नहीं है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से अपने नीतियों के तहत आपत्तिजनक कंटेंट को या अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कैसे भारत के कानून का पालन करते हैं। जहाँ तक दूसरे विषय की बात है कि फेसबुक और गूगल से भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि नए आईटी नियमों का पालन करें, यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी यह ऐसा भ्रम है कि ट्विटर के अलावा सारे प्लेटफॉर्म्स ने नए आईटी नियमों का पालन किया है, जो पूरी तरीके से गलत है। जो नोडल ऑफिसर्स हैं और कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, सारी कंपनियों ने अपने डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए हैं
और जो ग्रीवांस ऑफिसर हैं, तो ग्रीवांस ऑफिसर की जो 3 क्वालिफिकेशंस हैं, पहला वो भारतीय होना चाहिए, दूसरा मेन कंपनीज़ का होना चाहिए और तीसरा वो भारत में बेस्ड होना चाहिए। और ये तीनों क्वालिफिकेशन पूरी करने वाले अभी ये फॉरेन जो टेक जाइंट्स हैं, इनमें से किसी ने भी उस पैमाने पर अपने ग्रीवांस ऑफिसर का जो नियुक्ति है वो नहीं किया है। इस लिहाज से ट्विटर के साथ सारे जो टेक जाइंट्स हैं उनके खिलाफ मंत्रालय को, रेगुलेटर्स को और पार्लियामेंट्री कमेटी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में घर घर वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए ठाकरे सरकार केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी। प्रायोगिक तौर पर यह प्रयोग जो है पहले पुणे से प्रारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट को दी है। घर घर वैक्सीनेशन से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी कोर्ट को दी। बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और ऐसे लोग जो किसी वजह से घर से बाहर जाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए घर में ही वैक्सीन की सुविधा देने की मांग इस याचिका में की गई थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सुनवाई की। घर घर वैक्सीनेशन को शुरू करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत क्या है? क्या राज्य सरकार हर काम केंद्र से पूछकर करती है? केरल, बिहार और झारखंड सरकार ने अनुमति ली थी क्या? ये प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था। मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने राज्य सरकार के टाल मटोल रवैये पर नाराजगी जताई। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने हाल ही में हुए ड्रोन हमले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की छवि हमने ड्रोन हमले की देखी है, चिंता की तस्वीर है। इतना ही नहीं, मनोज झा ने कहा कि चीन के साथ हमारा विवाद हुआ, उसका क्या हल निकला? अब हेडलाइन से यह मामला नहीं सुधरेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो कुछ हुआ वो एक लेवल पर आपके रोंगटे खड़े करता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जमीन पे उतरती दिखती नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की छवि हमने देखी है अभी ड्रोन अटैक वाली, वो चिंता का विषय है। और मैं बार बार दोहराता हूं कि हमारे बॉर्डर्स पे जो होता है, जैसे मसलन मैं उदाहरण के लिए कहूं, चाइना बॉर्डर पे गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद हमने क्या स्टेप्स लिए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी रेटोरिकल मसला नहीं हो सकता है। हेडलाइन मैनेजमेंट से बात नहीं बनेगी। कई मुल्कों ने ये करके देख लिया, ऐसे नहीं होता है। आपको जो चीज आप हेडलाइन में रख रहे हैं ना, वो जमीन पे उतरनी चाहिए। और उसमें माफी के साथ कहूं, काफी कसर दिखती है। जितनी चीजें होनी, पहली बात तो सरकार पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। मुझे दुख होता है कि ये यही मुल्क था ना, 62 में पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया और यहां मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। बल्कि सच कहूं तो कभी दिक्कत यह होती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के वर्जन में और एमईए के वर्जन में फर्क रहता है। ये उचित नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की सेना देश की सेना है, उसके जज्बे पे कभी कोई शक सुबह नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं होगा। लेकिन जिन कॉरिडोर्स में डिप्लोमेसी तय होती है, उन कॉरिडोर्स में गुब्बारे क्यों उड़ाए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मसला है। इस पर चर्चा विशद होनी चाहिए, आधी अधूरी। और हम चाहेंगे इसकी परिणति जल्द हो, क्योंकि मुझे दुख इस बात का है कि जिस दौर में देश को पैंडेमिक के दुष्प्रभावों से लड़ने में ऊर्जा लगानी चाहिए थी, वो ऊर्जा कहीं और लग रही है। और ये अच्छा संदेश नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। इसको जल्द से जल्द निपटाइए और आइए उन मसलों पे आइए जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है देश में। ट्विटर के साथ क्या हो रहा है, इससे आम आवाम, गरीब जनता की थाली का साइज निर्धारित नहीं होता है। मुझे दुख है कि आपको आपकी प्राथमिकताएं नहीं पता है, इसको भी निपटाइए। लेकिन जो प्राथमिकता में चीजें हैं, फौरी तौर पे अर्जेंसी चाहती है, वहां जाइए। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि कई जगह चुनाव हुए, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में हुई है। उन्होंने ट्विटर पर एक्शन लेने की भी बात कही। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बंगाल के जो हालत हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। देश भी देख रहा है कि चुनाव बाद में हिंसा सिर्फ उसी राज्य में हुई। इतने राज्यों में चुनाव हुए, तमिलनाडु में चुनाव हुए, असम में चुनाव हुए, कहीं भी हिंसा हुई क्या? केरल में चुनाव हुए, सिर्फ बंगाल में ही हिंसा हो रही है।
और लगातार हिंसा हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। गवर्नर को भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाती है मुख्यमंत्री, अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है मुख्यमंत्री। तो तमाम तरह की विसंगतियां हैं बंगाल में, ध्यान देने की जरूरत। अपनी सारी हदें पार करते जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए एक कड़ा कदम लेने की आवश्यकता है। गलत नक्शा दिला देना, चाइल्ड पॉर्न डालना, और आज से ट्विटर ये सब हरकत नहीं कर रहा है, 2007 से ही ट्विटर की ये सब हरकतें चालू हैं। और ट्विटर के अलावा अन्य सोशल मीडिया साइट्स को भी इन बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि भारतीय कानून के अनुसार ही कंटेंट चलाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 शिक्षक भर्ती और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। समझता हूं कि ये महामारी जिस तरह से पिछले समयों में लोगों के जान जीवन को पूरी तरह काल के गाल में ढकेलने का काम किया था, आज जरूरत है कि इस महामारी से लड़ने के लिए संकल्प लेना होगा और साथ ही साथ सुरक्षा के जो भी उपाय हों, जो डॉक्टर और विशेषज्ञ कहते हैं, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में नौजवान सड़कों पर अपने सवाल को लेकर, रोजगार को लेकर आंदोलित है, सिपाही भर्ती 2015 की, 2018 की, 2018-20 की, अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, शारीरिक परीक्षा दी, दौड़ पूरा की, सरकार के सारे मानकों पर खरे उतरे। जब नियुक्ति की बारी आई, सरकार ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। भूखे प्यासे नंगे पैर चलकर वो लखनऊ की दहलीज पर आए, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी वेदना कहना चाहते थे, सरकार ने उनकी नहीं सुनी। बजाय नियुक्ति पत्र के उन्हें ले जाकर इको गार्डन में बंद कर दिया। आज शिक्षक भर्ती के लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह दलित और पिछड़ों के साथ घोर अन्याय हुआ, उनके हक अधिकार को छीना गया। आज उप मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरने पर बैठे पुलिस ने लाठियों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। नड्डा जी खुद अपने को पर्यटक घोषित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं वास्तव में वो पर्यटन में ही जाते हैं। और जहां तक नड्डा जी की स्थिति है, उनकी सुनता कौन है? वो भाषण दे सकते हैं, मीडिया के सामने बोल सकते हैं, बाकी उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बार फिर शिवसेना से बीजेपी के साथ आने के लिए कहा है। अठावले ने कहा कि शिवसेना को वापस बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे 1 साल और मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। अठावले ने कहा उसके बाद 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शिवसेना को अपने विचार को बदलने की जरूरत है। अठावले ने कहा कि कुछ दिनों के बाद ये सरकार गिर जाएगी। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। यहाँ अभी 1.5 साल हो रहा है, लेकिन बहुत सारे विषयों पर उनमें एकमत होता नहीं है। हर बात पर उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कुछ लोग एलिगेशन का कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री मिलती तो नहीं है, और माननीय जी शरद पवार जी उनके संपर्क में हमेशा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें क्या होगा, क्या कांग्रेस सपोर्ट निकालती है क्या, या राष्ट्रवादी कांग्रेस सपोर्ट निकालती है क्या, या शिवसेना ही मतलब सरकार से बाहर आ जाती है क्या। तो हमारा प्रस्ताव ये है कि भाई शिवसेना ने बैक टू पैविलियन आना चाहिए, बीजेपी के साथ आना चाहिए, और 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे अपने पास रखे, और अभी 1 साल और मुख्यमंत्री हो रहे, 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म का विचार करते हुए शिवसेना ने अपने विचार में बदल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का विरोध करते करते इतने दिन उनके बीत चुके हैं। मतलब 55-56 साल हो रहे शिवसेना की स्थापना हुई थी। अगर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट निकालती है तो बीजेपी के पास अभी 105 + 12 117 MLA है, और अल्पमत की सरकार भी आगे चल सकती है अगर कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले जी का दावा है कि भाई उनको भी मुख्यमंत्री बनना है, तो और शिवसेना बोलती है कि भाई 5 साल तक मुख्यमंत्री पद हमारे पास ही रहेगा। तो ऐसे कई मुद्दों पर
ये तीनों पार्टियों में विवाद चलते रहता है, इसीलिए कब क्या होगा इसका पता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सरकार गिर जाएगी ऐसा हमको लगता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल में अराजकता, गुंडागर्दी को रोकना चाहिए। उन्हें राज्यपाल और केंद्र पर हमला नहीं करना चाहिए। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हाईकोर्ट बंगाल में अगर कोई कमेटी भेजेगा तो उस पर भी टीएमसी के गुंडे हमला करेंगे। यह गंभीर विषय है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला किया। ये डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी और डिफीटेड माइंड, ये जो डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी है और डिफीटेड माइंड, मजाक बनाते बनाते खुद मजाक देश के सामने बनते जा रहे हैं। आज जो है वो देश के सामने जिस तरह की चुनौतियां, जिस तरह के संकट, उस संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकट मोचक की भूमिका में आगे फ्रंट से उन्होंने जो है उस समस्या के समाधान के लिए काम किया। लेकिन कुछ लोगों ने सियासी व्यवधान के लिए काम किया और बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के उल जुलूल बातें करना, बयान बहादुरी करना, ये इनको लगता था कि ये इनकी जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इनको ये हजम नहीं हो रहा है, ये इनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इस संकट के समय में भी देश कैसे उबर रहा है, देश कैसे संकट से बाहर निकल रहा है। तो इसलिए इस तरह के उल जुलूल, बिना सर पैर की, बिना तथ्यों और तर्कों की बातें कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों को अपने राज्य में जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह से खुलेआम अराजकता का और एनार्की का तांडव दिखाई पड़ रहा है, उसको रोकने में समय बिताना चाहिए, ना कि जो है वो राज्यपाल जी पर हमला, केंद्र पर हमला, ये सब चीज बहुत हो चुकी। मतलब हाई कोर्ट भी कोई कमेटी भेजेगा तो उस कमेटी पर भी टीएमसी के लोग और टीएमसी के प्रायोजित गुंडे जो है वो हमले करेंगे। ये तो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने निशाना साधा, तो साथ ही बंगाल में एनएचआरसी टीम पर हुए हमले पर केपी मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव जी लंबी लंबी हाँकते हैं और जब चुनाव में पीछे चले जाते हैं तो या तो चुप हो जाते हैं, जब चुनाव में हारने लगते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता तो केवल 20 जिलों में, 21 जिलों में ही क्यों, तब तो सभी 75 जिलों में हम अगर प्रशासन का दुरुपयोग करते तो सपा कैसे जीत जाती इटावा निर्विरोध। तो ये तो फर्जी आरोप हैं, इस आरोप में कोई दम नहीं है। सपा चुनाव हार रही है और सपा ने पंचायत चुनाव में कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल की है। हाँ, 10-12 जिलों में, 15 जिलों में कुछ हमारी सपा के साथ टक्कर है और उस टक्कर को भाजपा ज़बरदस्त तरीके से गंभीरता से ले रही है, उस चुनाव को लड़ रही है। और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं भाजपा मजबूती से लड़ रही है। हमारे अध्यक्ष बने, इसके लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं। लेकिन जैसा सपा ने अपने शासनकाल में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था, भाजपा में नहीं हो रहा है, ना हम कर रहे हैं, ना हम करेंगे। लेकिन हम लोगों के समर्थन के आधार पर जीतेंगे, क्योंकि हमारे या तो अधिकृत उम्मीदवार या तो निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हैं वो भाजपा के साथ। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून का शासन समाप्त हो गया है, वहाँ टीएमसी के गुंडों का पूरा कब्जा हो गया है, आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। जिसने भाजपा का झंडा लगाया था उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया है उनको धमकाने, उनके घर में तोड़ फोड़ करने, लूटपाट करने की अनेकानेक घटनाएं पूरे देश को चिंतित करती हैं। और कई बार चाहे माननीय उच्च न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से और चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से ये आगाह किया गया है कि भाई जो भी मुख्यमंत्री होता है उसमें ऐसा नहीं कि लोकतंत्र है तो जिसको वोट देने का अधिकार है वो किसी को दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता है। लेकिन जब चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव में जो परिणाम आ जाता है, सरकार बन जाती है, तो वह सरकार राज्य के सभी नागरिकों की होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसके विपरीत जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो चिंताजनक है। सरकार की चीज़ें मुझे लगता है ट्विटर को नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कार्रवाई उसके लिए जो भी आईटी के हमारे सरकार के नियम है उसके अनुसार होंगे। जो एफआईआर हो रही है उसकी विवेचना होगी, जो उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्विटर को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि वो भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करे।
ट्विटर को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक करे या भारत के किसी नागरिक के अकाउंट को ब्लॉक करे, और इसलिए ब्लॉक करे कि उनकी अपनी खुन्नस हो। हमें लगता है कि इनको जो एक नियम है भारत के अंदर, कानून है, उसका पालन करना चाहिए। ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है और उस प्लेटफार्म में दुनिया के सभी प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हम लोग कभी कोई गलत सामग्री डालना, और अगर गलत सामग्री डालेंगे उसमें समाज में कोई वैमनस्यता की स्थिति आती है तो उस पर अंकुश लगना चाहिए और ट्विटर को इसकी छानबीन करनी चाहिए कि ऐसी कोई सामग्री सार्वजनिक ना करें। अगर कहीं कोई चूक होती है तो उसके लिए यह भी रास्ता है कि नहीं, चूक हुई है, ऐसी पोस्ट हुई है तो इसको हम अलग कर रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के प्रति सचेत रहने के लिए कहा है। नवाब मलिक ने कहा, जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कि भले ही राज्यों में आंकड़े कम हो गए हों, लेकिन जिले में आंकड़े ज़्यादा हैं तो वहाँ निर्बंध सख्त किए जाएं। साथ ही साथ डेल्टा को लेके भी सचेत रहने के लिए केंद्र की तरफ से कहा गया है। ये सारे चीज़ों को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने जो 5 लेवल के नियमावली बनाई थी, उसकी 3 नियमावली को कायम रख के पिछले सोमवार से 4th और 5th लेवल हमने ख़त्म करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से झारखंड के रांची में वैक्सीनेशन सेंटर बंद दिखे। लोगों का कहना है कि मैं यहां वैक्सीन लगवाने आया हूं, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं है। लोगों का कहना है कि 8:30 बजे से यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन है कि नहीं, इसकी कोई सूचना भी नहीं मिली है। पर हम आए थे, मेरे दोस्त ने सेकेंड डोज लिया था, बताया कि कोई रजिस्ट्रेशन ये स्लॉट बुक नहीं करना होता है, तो बताया 9 बजे मतलब टीका पड़ जाएगा, आप जाइएगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नज़ारा है। 10 बजने को है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई अवेयरनेस है, ना कोई जानकारी है, तो बस टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं है, बस हम लोग वेट किए जा रहे हैं। बताया गया झारखंड सरकार पूरा अवेयर हो गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इससे पहले बताया गया था कि ये मतलब जितने आउटसाइडर हैं, मतलब झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, उनका मान लिया जाए पूरा ये वैक्सीनेशन अभी नहीं होगा। पेपर में पढ़ा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब पूरा अवेयरनेस का ये इधर उधर पूरा कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। यहाँ हम वैक्सीन लेने आए हुए हैं। आज वैक्सीन का मेरा डेट था, मोबाइल में मैसेज आया है। हम लोग 8:30 बजे से आकर के बैठे हैं, कोई यहाँ नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कोई बताने वाला है यहाँ कोई बताने वाला नहीं है वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा। झारखंड में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, जिस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आपका मतभेद हमारे साथ हो सकता है। उन्होंने कहा, जनता के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बीजेपी सांसद चुप क्यों बैठे हैं। वैक्सीन की कमी है और हमने प्रार्थना किया है भारत सरकार को कि आप से हमारा वैचारिक मतांतर हो सकता है, लेकिन इस राज्य के लोगों से क्या मतांतर है। क्या झारखंड के लोगों ने हम हिंदुस्तान में अपना योगदान चाहे खनिज में हो चाहे शहादत में हो, हर चीज में किया है। इसलिए हमको वैक्सीन दिया जाए और हमारे झारखंड को हम वैक्सीनेट करेंगे ताकि हम तीसरे कहर से बचा सके झारखंड। भाई क्या करेंगे, ये तो आप भाजपा के सांसदों को पूछिए ना, उनको पूछिए वो क्यों चुप हैं, क्यों उनके मुंह में जो है दही जमा हुआ है। देश में एक तरफ जहां मोदी सरकार वैक्सीनेशन अभियान के तहत पूरे देश को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते कई स्थानों पर वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों को निराशा भी हाथ लग रही है। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां पर लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद उन्हें आखिरकार वापस लौटना पड़ा।
वैक्सीन के हिसाब से आई हूँ और मुझे यहाँ बंद मिल रहा है तो हमको बहुत परेशानी हो रही है। तो काफ़ी टाइम से हमें ट्राई कर रहे हैं पर हमको ये हो नहीं रहा है कि क्या करें अभी बताओ। घर से हम यहाँ पे आए हैं, वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। ये यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ तो बोर्ड लगेला है कि आज वैक्सीन बंद है। तो अभी हमको पता नहीं पड़ेगा कहाँ हम जाएंगे, किसके वहाँ जाएंगे, और कोई पूछने किससे पूछते हैं उनको भी कुछ पता नहीं पड़ता है क्या है। तो अभी कब वैक्सीन चालू होगा वो तो किसी को पता ही। बहुत मुश्किल छोड़नी पड़ती है, पूरा धंधा छोड़ के मैं इसको, मेरी वाइफ और मैं दोनों परेशान हो गए हैं। सभी जगह पे ऐसे बोर्ड लगा दिया है कि घूम घूम के थक गया हूँ मैं, और कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती नहीं है कि ये जगह पे आपको वैक्सीन मिलेगी, अवेलेबल है नहीं है, ऐसा बताया नहीं जाता। कि 2 दिन पहले मेरा वैक्सीनेशन का मैसेज आया था कि 19 तारीख का आपका सेकंड डोज तैयार हो जाता है, आप कोविड में सेंटर जाके आप वैक्सीन ले लीजिए, बराबर है। कल मैं यहाँ सुबह में आया था, यहाँ आने के पहले टोकन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, भेज दिया था, और 10:30 तक मैं यहीं भी खड़ा था, लेकिन वहाँ तक का वैक्सीन का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ लगभग करीबन 600-150 मानसों करीबन थे, उसमें ओल्ड एज और सीनियर सिटीजन भी थे, बराबर है, तो उनको भी परेशानी होती है। महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीन की कमी होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद दिखाई दिए। वहीं एक महिला का कहना है कि हम 3 दिन से परेशान हैं, हमें आज आने के लिए कल बोला गया था, लेकिन आज यहां आकर पता चला कि वैक्सीन ही नहीं है। इसके साथ ही कई और लोगों ने भी बताया कि उन्हें दूसरी डोज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भीड़ थी बहुत, तो हम लोग वापस चले गए थे, और यहाँ आने के बाद पता चला वैक्सीन है नहीं। बोले थे कल आना, लेकिन अवेलेबल ही नहीं था। आज फिर आए हैं, तो आज भी नहीं दिख रहा है। तकलीफ हो रही है, 3 दिन से तकलीफ हो रही है सच में। हम 3 दिन से आ रहे हैं, 3 दिन से बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अब हमारा एज हो गया, हमको आने में तकलीफ होती है, और यहाँ आओ तो बहुत भीड़ रहती है, हम फिर क्या करेंगे। और हमारे 85 दिन से ज़्यादा दिन हो रहे हैं। अब हम प्राइवेट में लगाने का वही हो गए, अभी सरकार को हमको सहूलियत नहीं दे रही है इसके लिए। और हमारा उम्र हो गया, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, मेरे को बहुत बीमारियाँ हैं, तो मुझे जल्दी 85 के अंदर ही लगाने था। पिछले समय आए थे तो 30 दिन में बोले, और वो 30 दिन के बाद में बोले नहीं, अब 45 दिन हो गया बोले। ऐसा धीरे धीरे मेरे जब भी आई तो बढ़ते गए, अब 85 दिन हो गए, आज 86 दिन हो गए। अब हम क्या करेंगे उसके लिए, और हमको कुछ। कल जिस समय मैं आया था उस समय यहाँ बताया गया कि अभी आज के बाद में इधर अल्टरनेट डेज वैक्सीनेशन होगा। अगर कल नहीं था तो ये समझा कि आज होगा, वैक्सीनेशन करके आया, और आज आने के बाद भी बोलते कि आज नहीं है। और इस प्रकार का जो बोर्ड लगाया हुआ है गेट के ऊपर, जिसको कोई तारीख मेंशन की नहीं है, जिससे तकलीफ आम जनता को काफी हो रही है। आज हो रहा है हमारा 84 डेज, तो आए तो बोले ये नहीं है, और हमारा है तो उधर मेडिकल में, उतना दूर कौन जाएगा, बहुत दूर है। और मेरे हस्बैंड को बुधवार को छुट्टी रहती है, तो वो छुट्टी के दिन ही हम लोग आ सकते हैं सेकंड डोज के लिए। अब ये घूमना पड़ेगा हम लोगों को पूरे नागपुर भर में। कहाँ कहाँ घूमे ये बताइए आप इतने धूप में। घर में छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के आए हैं घर में। क्या बोल रहे हैं यहाँ, अभी पूछते भी देखते क्या बोलते हैं ये लोग। दिल्ली में लगातार वैक्सीनेशन पर जोर देने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने डिलीवरी वर्कर्स के लिए प्रमुखता के आधार पर वैक्सीनेशन अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके लिए दिल्ली में 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। और इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खिचड़ीपुर में डिलीवरी वर्कर्स के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि डिलीवरी वर्कर्स दिल्ली के लिए एक अहम हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए हमने आज 4 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए। तो वहीं इस दौरान एक बार फिर से सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। डिलीवरी वर्कर्स दिल्ली का एक बहुत अहम हिस्सा है, और वो क्योंकि सामान उठाते हैं, कहीं घरों पे जाते हैं, डिलीवर करते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहे हो, या बुक डिलीवर करने जा रहे हो, या स्क्रीन डिलीवर, या कोई और लगेज, कोई सामान अमेजन से लेके और स्विगी तक, या इस तरह की तमाम डिलीवरी की कंपनियाँ हैं जिनके बच्चे रोज़ाना दिन भर मोटरसाइकिल पर इधर से उधर लोगों के घरों तक जाते रहते हैं। तो
इन सबको प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन लगाने के लिए आज दिल्ली में 4 सेंटर शुरू किए गए हैं। ऐसा लखनपुर में है, 3 और सेंटर दिल्ली के अलग हिस्सों में हैं। तो यहाँ पर इस कंपनियों के, इस तरह की कंपनियों के एम्प्लॉयज़ सीधे रजिस्टर करके वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनको लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही मानना है कि उनमें अगर किसी को वायरस होता है तो उसके फैलने की आदत कोवैक्सीन की सप्लाई भारत सरकार की ओर से बहुत कम है। तो इसलिए अभी जिन लोगों को पहली डोज लगी थी, पहले उनको सबको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज लग जाए, उसके बाद ही फर्स्ट डोज लगा पाएंगे। अदरवाइज भी वैक्सीन की जो ओवरऑल सप्लाई भी है वो भी अब लगभग दिल्ली में खत्म है। मुश्किल से 1 आध दिन की वैक्सीन बची है। कल तो अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कल के बाद वैक्सीन नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि तब तक जुलाई का कोटा आने लगेगा। अगर जुलाई का कोटा अभी जल्दी नहीं आया तो फिर हमें वैक्सीन। कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। इसी कड़ी में 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही भी शुरू हो रही है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कमर कस ली है। पहले चरण में निगम करीब 70% बसें ही शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में HRTC 317 रूट्स पर बसें चलाने जा रहा है और इसमें ऑर्डिनरी बसों के साथ ही सेमी डिलक्स और वॉल्वो बसें शुरू की जा रही है। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से 50% सवारियों के साथ सामान्य से लेकर वोल्वो बसें शुरू की जा रही है। इसमें दिल्ली के लिए 52 बसें शुरू की जा रही हैं, जिनमें 38 सामान्य बसें, 12 वोल्वो और 2 डीलक्स बसें शामिल हैं। 317 इंटरस्टेट बसेस फर्स्ट फेज में चलेंगी। 317 सर। और ये भी बता देता हूँ मैं कि दिल्ली के लिए वोल्वो 12, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 38, टोटल सर्विसेज 52। चंडीगढ़ के लिए वोल्वो 1, डीलक्स 2, ऑर्डिनरी 64। और हरिद्वार के लिए वोल्वो 1 और ऑर्डिनरी 24 एंड अदर्स उसमें 1 एंड 173 बाकी जगह के लिए। तो टोटल हमारा 370। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।